से पूरी दुनिया में नालंदा की पहचान है कि शिक्षा की भूमि रही है। इससे शिक्षा का प्रसार पूरे देश दुनिया में हुआ है। चौंकाने वाला रिपोर्ट है कि एजुकेशन के मसले पे बिहार कितना पीछे है। 1.5% लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं। 36% परिवार के पास महीने में 6,000 से कम आमदनी है। हम रोज़गार का कैसे इंतज़ाम हो, हम लोग संघर्ष भी करेंगे और यही मुद्दों को लेकर के हम जनता में भी जाएंगे। तो देखिए, नल जल का तो शिकायत हम लोग बहुत दिन से सुन रहे हैं और गांव देहात का तो संकट ये है कि नल जल काम नहीं कर रहा है। हैंडपंप जो गांव में अब तक लगता था, पहले विधायकों को एक पंचायत में 5 चापाकल के हिसाब से मिलता था, उसको बंद कर दिया है सरकार। नमस्कार, लवकुश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक सोचे। इस बार जो है लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सारे नेता जो है अपने अपने चुनाव के लिए सभी लोग अपने अपने फील्ड में जा रहे हैं। और हम इस वक्त आए हुए हैं, संदीप सौरभ जी हैं हमारे साथ, जो JNU के छात्र भी रह चुके हैं और पालीगंज से विधायक भी हैं। और इस बार जो है नालंदा से जो है इनको टिकट मिला है इंडिया गठबंधन से। हम इनसे बातें करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको स्वागत है सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार जो है पटना से नालंदा आए हैं, क्या मुद्दा रहेगा लोग? देखिए, जो संघर्ष हम लोग पहले कर रहे थे, एक विधायक के रूप में, एक छात्र नेता के रूप में हमने जो संघर्ष किया जी, और ख़ास करके युवाओं के रोज़गार के सवाल पे, बिहार की शिक्षा व्यवस्था के सवाल पे, निश्चित तौर से नालंदा को जैसे पूरा देश देखता है, जैसे पूरी दुनिया में नालंदा की पहचान है कि शिक्षा की भूमि रही है। और आज से नहीं, अनंत काल से यहाँ से शिक्षा का प्रसार पूरे देश दुनिया में हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं कि नालंदा का जो पुराना गौरवशाली इतिहास रहा है वो और मजबूत हो, उसको वापस लिया जाए। और जो अभी बिहार के कास्ट सर्वे में रिपोर्ट आया है और बिहार के अंदर जो एक तरह से चौंकाने वाला रिपोर्ट है कि एजुकेशन के मसले पे बिहार कितना पीछे है, रोज़गार की स्थिति क्या है, मात्र 1.5% लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं। तो ये तमाम सवाल है। गरीबी का आलम ये है कि 36% परिवार के पास महीने में 6,000 से कम आमदनी है। तो ये सभी सवाल हैं। यहाँ रोज़गार का कैसे इंतज़ाम हो, यहाँ के जो स्थानीय सवाल हैं, विकास का सवाल है, ये कैसे सरकार के कान तक पहुँचे, कैसे उसको संघर्ष करके, लड़ के, झगड़ के कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए। तो इन तमाम मसलों को लेकर के हम लोग संघर्ष भी करेंगे और यही मुद्दों को लेकर के हम जनता में। नल जल योजना, 7 निश्चय योजना जो है, बहुत सारे ऐसे योजना है जो फेलुअर है बिहार में, उसके लिए क्या कहना है? निश्चित तौर से देखिए, नल जल का तो शिकायत हम लोग बहुत दिन से सुन रहे हैं और गांव देहात का तो संकट ये है कि नल जल काम नहीं कर रहा है। और बिहार सरकार ने हैंडपंप जो गांव में अब तक लगता था, पहले विधायकों को एक पंचायत में 5 चापाकल के हिसाब से मिलता था, उसको बंद कर दिया है सरकार ने, जिसके चलते ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी का भारी संकट है। और जितने तेज़ रफ्तार से नीचे का भूजल स्तर नीचे गिर रहा है, ये तो संकट आने वाले दिनों में बढ़ेगा। और उसमें चौंकाने वाली बात है कि केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना, उसका फंड बिहार को इसलिए नहीं मिला क्योंकि प्रधानमंत्री की इच्छा थी कि बिहार में पहले से बना बनाया जो नल जल का टंकी है, उसके ऊपर मोदी जी का फ़ोटो लगना चाहिए। ये बिहार सरकार ने नहीं माना तो केंद्र ने पैसा नहीं दिया। तो देश तो एक प्रधानमंत्री चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य कि देश को प्रचार मंत्री मिले हैं। सिर्फ प्रचार करते हैं, सालों भर प्रचार करते हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। प्रचार भी कर रहे हैं, कामों तो कर ही रहे हैं सर, लोगों का कहना। कहाँ काम कर रहे हैं? जैसे उन्होंने कहा कि 2022 तक किसानों की आमदनी डबल हो जाएगी, बिजली का कीमत बढ़ गया, खाद का कीमत बढ़ गया, बीज का कीमत बढ़ गया, खाद के पैकेट छोटे हो गए, तो किसानों की जो आमदनी बढ़नी चाहिए थी उनका नुकसान और बढ़ गया, बल्कि खेती में और लागत मूल्य बढ़ गया। और समर्थन मूल्य जब किसान मांग रहे हैं तो उनको आप देशद्रोही कह दे रहे हैं। तो ये तो स्थिति बनी हुई है। उसी तरीके से सरकार ने कहा कि 2022 के आते आते तक पूरे देश में एक भी कच्चा मकान नहीं रहेगा। हकीकत है कि 2017 के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना में एक भी नया नाम नहीं जोड़ा गया है, पोर्टल नहीं खुला। पिछले बार कुछ दिन पहले हम देखे, जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस बार भी इंदिरा आवास में बहुत सारे लोगों को नाम आया, लेकिन अभी तक उसका पैसा नहीं मिल पाया। पैसा रोका हुआ है। 1-1.5 साल से बिहार में इंदिरा आवास का, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा नहीं है। मनरेगा में भारी कटौती है, तो जो गरीब हैं वो और गरीब हों, और अमीरों को अमीर करने के लिए सरकार तत्पर लग रही है। और हाल में इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला सामने आया है, इलेक्टोरल बॉन्ड से देश की संपत्ति को चंद लोगों को दिया गया, बदले में भाजपा के खाते में पैसे लिए गए। 35 लाख नालंदा में लोग नए वोट हैं, तो 35 लाख 51,000 को कैसे देखिएगा लोगों को? हम सारे नए वोटरों को कहेंगे कि इस बार अपना वोट जब आप कीजिए, जो भी वोटर हैं उनको इस समय का देश की परिस्थिति समझना चाहिए
ये चुनाव तय करेगा कि देश में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। देश संविधान से चलेगा कि मनुस्मृति से चलेगा। देश के अंदर विपक्षी पार्टियों का अस्तित्व बचेगा कि नहीं बचेगा, ये सब तय होना है। तो इस बड़े पिक्चर को भी हम लोग सामने रखेंगे और हम अपील करेंगे कि सब लोग इस बार एनडीए को हर हाल में परास्त किया जाए और इंडिया गठबंधन जो जनता का गठबंधन है, जो जनता की आकांक्षाओं का गठबंधन है, जनता के हक अधिकार को सुरक्षित रखने वाला, उसको मजबूत करने वाला गठबंधन है। और बहुत सारे लोग कहते हैं, जो वोटर हैं, जनता जो है, वो लोग कहते हैं कि से नेताजी जो हैं चुनाव में दर्शन देते हैं, चुनाव के बाद फिर दर्शन नहीं। ये तो है बात, ये कई नेताओं का है, लेकिन हम लोग तो इस तरह से नहीं है। हमारे इलाके में आप जा कर के देखें तो हम लोग लगभग रोज़ रहते हैं इलाके में। तो जो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं उनके बारे में जनता की शिकायत नहीं है। लेकिन सच बात है कि आप कई सारे विकास के कार्य ऐसे हैं जिस पे सरकार बैठी हुई है। अगर हम गांव में गए, वहाँ पेयजल का संकट है, जनता ने हैंडपम्प मांगा, लेकिन जनप्रतिनिधि के पास हैंडपम्प नहीं है क्योंकि सरकार ने बंद कर दिया है। तो इस तरह की दिक्कतें होती है। तो सरकार को भी बदलना पड़ेगा। और नालंदा के लिहाज से कहा जाए तो यहाँ जो जनप्रतिनिधि जीते हुए हैं, जो 15 साल में नालंदा के सवालों को सदन तक नहीं पहुँचा पाए, उनको भी बदलना चाहिए। और इस बार बिहार में अगर आपकी सरकार बनता है तो इस बार प्लान जो होता है, बाहर जो लोग, युवा वर्ग जो लोग काम करने जाते हैं, बिहार में रोजगार के मुद्दा बहुत बड़ा रहा। देखिए, इस बार तो सरकार जो तो केंद्र की बात हो रही है, वो तो केंद्र की होगी, लेकिन हमारा जो एजेंडा है, हमारा जो मैनिफेस्टो है, उसमें रोज़गार के अवसर पैदा करना, कल कारखानों को बढ़ाना। जैसे आप देखिए नालंदा में जहाँ कहीं कल कारखाना के थोड़ा बहुत घोषणा भी हुआ, सिर्फ घोषणा होकर के ही रह गया है, उस पर आगे काम नहीं बढ़ा है। तो कल कारखाना कैसे बने, कैसे एक हब बने जहाँ पे लोगों को रोज़गार मिल सके, और साथ ही साथ जो सरकारी पद खाली है अगर उसको भर दिया जाए, खेती में लोगों को नुकसान ना होने लगे, तो पलायन रुकेगा। तो पलायन रोकने के लिए कई सारे तरीके हैं, उन सारे तरीकों पे काम करना पड़ेगा। वो इंडिया गठबंधन के एजेंडा में है, सारे एजेंडा बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ संदीप सौरभ जी थे। और आप लोगों का क्या राय है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।